डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन है द जनरेशन ऑफ EMF and current due to motion of conductor in magnetic field, किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उसके अंदर EMF जनरेट होगा। EMF का मतलब वोल्टेज ही है, ठीक है। तो EMF जनरेट होगा। अगर तो सर्किट क्लोज है तो उस सर्किट के क्लोज होने की वजह से उसमें से करंट फ्लो करेगा, जिसे हमने इंड्यूस करंट का नाम देना है। इस EMF को हमने इंड्यूस EMF का नाम देना है। ये बात कहां से स्टार्ट हुई, इसका थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हंस ओरेस्टेड ने सबसे पहले हमें कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। हंस ओरेस्टेड ने कहा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओरेस्टेड के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो सोचना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट प्रोड्यूस करें, कि यहाँ एक तरफ करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना इसका रिवर्स प्रोसेस करके देखा जा सके कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट को जनरेट किया जा सकता है, EMF को इंड्यूस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1831 की बात है। एक साइंटिस्ट हमारे पास माइकल फैराडे जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, और दूसरा हमारे पास साइंटिस्ट है जोसेफ हेनरी जिसका ताल्लुक USA से है। तो डिफरेंट ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ही वक्त में डिफरेंट जगह पे इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिवर्स प्रोसेस जो है वो इन्वेंट किया, जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जनरेशन ऑफ EMF एंड करंट ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उस कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस होगा, उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, कौन से वजूहात हैं या कौन सी रीजंस हैं, या हमें कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अपनानी पड़ेंगी जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे। इंड्यूस EMF और एंड इंड्यूस करंट। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं, इंड्यूस EMF की डेफिनेशन क्या है और इंड्यूस करंट की डेफिनेशन क्या है। सो when a conductor move in magnetic field due to change of magnetic flux, EMF इंड्यूस। तो बच्चों, जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, उस कंडक्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। वो कंडक्टर बिहेव करेगा जिस तरह से कि एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये सब बातें हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चों, करंट कब फ्लो करेगा? एंड इफ सर्किट इज क्लोज, and if
सर्किट इज क्लोज। अगर तो हमारे पास सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज होगा तो यकीनन चार्जेस को मूव करने के लिए पाथ मिलेगा, चार्जेस को मूव करने के लिए पाथ मिलेगा, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट होगा। एंड इफ सर्किट इज क्लोज, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट flowing through conductor, current flowing through conductor is called induced current, induced current। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वोल्टेज प्रोड्यूस हो गए। अगर तो सर्किट क्लोज होगा तो सर्किट के क्लोज होने की वजह से फिर उसमें से जो करंट फ्लो करेगा उसे हम नाम देंगे इंड्यूस करंट का। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये हमारे पास है एक मैग्नेट की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास एक मैग्नेट की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये हमारे पास है नॉर्थ पोल और ये हमारे पास है साउथ पोल। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। अब हम क्या करते हैं, हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं। जैसे हमने ये कंडक्टर प्लेस कर दिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने प्लेस कर दिया, कहाँ प्लेस कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जैसे हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, उसके लिए हमें जरूरत होगी गैल्वानोमीटर की। तो हम साथ ही क्या करते हैं, इसके दोनों एंड्स के साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने एक गैल्वानोमीटर को इसके दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट किया तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गई, ए बी सी डी ए, एक क्लोज लूप बन गई। अब वो सर्किट क्लोज वाली बात हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई है। अब जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट प्लेस करते हैं, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पोजीशन पर है, यहां पर ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। मतलब व्हेन कंडक्टर इज एट रेस्ट, व्हेन कंडक्टर इज एट रेस्ट, कंडक्टर रेस्ट में है, कहां पर, इन मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है, सो नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ओके जी, इसके बाद हम इस कंडक्टर को क्या करते हैं, पुल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। क्या करते हैं, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से पुल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं और फिर हम इसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि when we pull the conductor, when we pull the conductor out of magnetic field, out of magnetic field, galvanometer shows deflection, galvanometer shows deflection। अब जब हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो हमने देखा कि जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आते हैं तो ये गैल्वानोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। और गैल्वानोमीटर की ये जो डिफ्लेक्शन है ये इस बात का सबूत है कि कंडक्टर को जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर आ रहे थे तो इस क्लोज लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद थी, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो इस क्लोज लूप में से गुजर रही थी, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिक्रीज होने से क्या हुआ कि गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की, जो इस बात का सबूत है कि कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो किया। इस वजह से
गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। अब तीसरे नंबर पर, पहले हमारे पास क्या था, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट अभी प्लेस किया, कंडक्टर वेस्ट में था, डिफ्लेक्शन 0। जब हमने इसको पुल किया तो गैल्वानोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की। अब हम क्या करते हैं, सो when we push the magnet, when we push the conductor in the magnetic field, तो फिर क्या होगा, गैल्वानोमीटर shows deflection in opposite direction। अब देखिए, जब हमने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो उस वक्त इस गैल्वानोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो की, वो उसने डिफ्लेक्शन शो की इस तरफ। जब हमने इसी लूप को, इस कंडक्टर को साथ गैल्वानोमीटर भी कनेक्टेड है, इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुश किया तो गैल्वानोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो की। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में पुल करेंगे या पुश करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ की वजह से इस क्लोज लूप में से करंट फ्लो करेगा, उस करंट की वजह से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन गैल्वानोमीटर की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन, ये इस बात का सबूत है कि जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इन दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करंट एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इंड्यूस करंट की डिपेंडेंस की, कि ये इंड्यूस करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस करंट, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की हम डिपेंडेंस की बात करते हैं कि इंड्यूस करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो आपके पास है स्पीड ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड। आप जितनी ज्यादा इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जितना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा और उतना ही ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करेगा। पहली चीज आपके पास ये है। और दूसरी जो फैक्टर है आपके पास वो है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। वो जो आप कॉइल यूज कर रहे हैं, वो जो आप लूप यूज कर रहे हैं, आपके पास लूप है, यहाँ कॉइल है, यहाँ पर आप लूप या कॉइल यूज कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू V ओवर R। अगर ये V आपके पास इंड्यूस ईएमएफ हो, ये आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है, तो आपके पास करंट जो होगा दैट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इनटू R। अब स्टूडेंट हम इंड्यूस करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस लूप की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, लूप की रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं I क्रॉस R, ये इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इंड्यूस ईएमएफ के, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारे पास कॉइल या लूप की रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है, रेजिस्टेंस किस पे इफेक्ट करेगी? इंड्यूस करंट पे। और इंड्यूस ईएमएफ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, लेकिन प्रोडक्ट इनका हमारे पास सेम रहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। हाउ वी इंक्रीज इंड्यूस करंट? हाउ वी इंक्रीज इंड्यूस करंट? इंड्यूस करंट, हम इंड्यूस करंट को बढ़ाना चाहते हैं,
तो हम इंड्यूस करंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम चेंज करके इंड्यूस करंट को बढ़ा सकते हैं। पहला, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब हम ऐसा मैग्नेट यूज करेंगे जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। अगर हम इंड्यूस करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसा मैग्नेट यूज करेंगे जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, उस लूप को फास्टर मूव करवा के, मूविंग कॉइल या लूप, मूविंग लूप फास्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। उस लूप को या उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फास्टर मूव करेंगे, तेजी से, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे। इसके अलावा लूप यूज करने की बजाय हम कॉइल यूज करेंगे, यूजिंग कॉइल्स इंस्टेड ऑफ लूप। क्या काम करेंगे, हम कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। कॉइल क्या होता है, कॉइल कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न का मतलब होगा एक लूप, और अगर आपके पास 10 टर्न्स हैं, मतलब कि 10 लूप्स हैं, वो 10 टर्न्स या 10 लूप्स मिलकर एक कॉइल बनाती हैं। इसी तरह से इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, एक कॉइल का एरिया बढ़ा के। अगर हम इंड्यूस करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इंड्यूस करंट को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉइल जिसको मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव करवा रहे हैं उसको फास्टर मूव करवाना पड़ेगा। हम लूप की बजाय कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, और कॉइल का एरिया जो है अगर लार्ज होगा तो इंड्यूस करंट भी हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास करंट, इंड्यूस करंट के वो फैक्टर्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करंट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। अब हम मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ते हैं कि किन मेथड से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, उन मेथड्स की बात करते हैं जिनसे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पहले मेथड को डिस्कस करता हूं, और वो है हमारे पास relative motion of loop and magnet। relative motion of loop and magnet कि हमारे पास एक लूप है और उस लूप की और मैग्नेट की जो रिलेटिव मोशन होगी, उस रिलेटिव मोशन से हम क्या करेंगे, इनमें मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। या लूप की बजाय आप कॉइल यूज कर लें, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है जो नंबर ऑफ टर्न्स पर कंसिस्ट करती है। इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर, ये चेक करने के लिए कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या नहीं। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। ये आपके पास एक बार मैग्नेट, इधर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट आ गया। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हमारे पास आ गया साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं। तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें जो मतलब है वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उनकी चेंज से मतलब है जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट होगा। अब अच्छा, जब हम इस मैग्नेट को लूप के करीब लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जब हम इस मैग्नेट को लूप से दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, चेंज से जरूरत है। इसकी शर्त जो है
वो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। हम इस मैग्नेट को इसके करीब लेकर जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दूर लेकर जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि मैग्नेट को जब लूप की तरफ लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। इन दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन गैल्वानोमीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी दोनों केसेस के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि आप इस मैग्नेट को ही मूव करवाएं, आप इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर जाएं। इस मैग्नेट को एक जगह पे स्टेशनरी रखें तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाएं या मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेकर जाएं, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों में से किसी एक को मूव करवाएं। ये आपके पास एक कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आए, दूर लेकर जाएं, इसकी तरफ लेकर आए, दूर लेकर जाएं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और इस कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर आए, मैग्नेट से दूर लेकर जाएं, इसकी तरफ लेकर आए, मैग्नेट से दूर लेकर जाएं, तो इस कॉइल की मोशन से भी हमें क्या मिलेगा? चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। ये बच्चा आपके पास था पहला मेथड, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। अब हम ईएमएफ इंड्यूस करते हैं बाय चेंजिंग एरिया, एरिया को चेंज करके। दूसरा जो आपके पास मेथड है वो है चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, ये दूसरा मेथड है हमारे पास, चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास आ गई एक कॉइल। इस कॉइल के साथ हमने गैल्वानोमीटर भी लगाया हुआ है ताकि हम देख सकें कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या नहीं। और ये कॉइल मौजूद है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ मौजूद है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, जहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ओके जी, तो ये जो कॉइल आपके पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। अब इसका हम एरिया चेंज करते हैं। अब एरिया चेंज करने से ये होगा कि आपके पास इस कॉइल में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगी। हमने इस कॉइल को यूं खींचा, ऐसे खींचा, इसका एरिया बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जब एरिया बढ़ेगा, जैसे पहले 1 2 3 4 लाइंस इसमें से गुजर रही थी, अब इसमें एक लाइन का ये इजाफा हो गया, एक लाइन का ये इजाफा हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ गया। तो जब आप इसको यूं खींचेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये लूप दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जब वापस आएगी तो उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले इंक्रीज हुआ था, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब कि अगर हम क्या करें, कॉइल का एरिया चेंज करें, तो कॉइल के एरिया को चेंज करने से भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद तीसरा मेथड है हमारे पास, तीसरा मेथड आपके पास है रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जो यही आपके पास जो कॉइल है, इस कॉइल को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये गैल्वानोमीटर, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यकीनी सी बात है, जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, जैसे एक मिसाल है, ये बुक दिखाएं, वही वाली दिखा दें। जैसे आपके पास ये एक बुक है, तो इस वक्त ये इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, और ऊपर से नीचे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जब हम इसको यूं रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से गुजर रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी, कम होते 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 यहाँ मिनिमम हो जाएंगी। तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज तो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर इसको रोटेट करेंगे तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ना शुरू होगी और यहाँ पर फिर से मैक्सिमम लाइंस गुजरेंगी, तो ये भी चेंज है। तो चाहे आपके पास इंक्रीजिंग है, चाहे आपके पास डिक्रीजिंग फ्लक्स है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे मेथड की तरफ।
जो चौथा मेथड आपके पास है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। चौथा मेथड दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास होती हैं दो कॉइल्स। एक आपके पास ये कॉइल है, इस कॉइल को हम एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसको एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके साथ एक और कॉइल हम प्लेस करेंगे। एक दूसरी कॉइल हमने प्लेस कर दी और इस कॉइल को हम सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहां से जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने से इसमें से करंट फ्लो करेगा और ये कॉइल बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। और इस करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साथ पड़ी हुई कॉइल में से भी गुजरेंगी। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसमें से गुजर रही हैं, साथ पड़ी हुई कॉइल में से भी गुजर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉइल जिसको आपने स्विच और बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करेंगे। करंट चेंज किसको चेंज करेंगे? करंट को चेंज करेंगे। किसकी मदद से? इस रियोस्टेट की मदद से। और ये जो दूसरी कॉइल है जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का, तो दूसरी कॉइल उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, चेंजिंग करंट इन प्राइमरी, changing current in primary induces EMF in secondary. That is called mutual induction. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है कि हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। करंट के चेंज होने से इस प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगी और सेकेंडरी कॉइल में जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है और वो है आपके पास पांचवा मेथड, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करना है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पे बनाते हैं, ये आ गया आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहां पर एक वायर बाउंड होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली आपके पास उसी सोलिनॉइड को ही कहते हैं और इसको हमने कनेक्ट कर देना है किससे? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। किससे कनेक्ट कर देना है? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है तो यकीनी सी बात है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा तो इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होगी। तो इस हिसाब से अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम एक कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं और उस कंडक्टर को जस्ट गैल्वानोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस कंडक्टर को ना हमने इनवर्ड ना आउटवर्ड मूव करवाना है, जस्ट इसको हमने प्लेस कर देना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज हो रही है और वो जो आपके पास कंडक्टर है या जो क्लोज लूप बन रही है उसमें से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा अक्सर मकसद तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अगर उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट प्लेस कर देने से ही
उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने का फायदा ये होगा कि आपको कंडक्टर को इन एंड आउट मूव नहीं कराना पड़ेगा, ना ही मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। जस्ट आपने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देना है। उससे क्या होगा कि उसी लूप के अंदर उसी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर्किट क्योंकि क्लोज है, उस सर्किट के क्लोज होने से उसमें से करंट फ्लो करेगा जिसे हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला बेसिक टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में पढ़ा और डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं कि किन किन मेथड से हम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दूसरे लेक्चर्स भी आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या है। मोशन ऑफ कंडक्टर, डेफिनेशन, मोशन ऑफ कंडक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस magnetic field induces EMF called motional EMF, called motional EMF। तो क्या है हमारे पास मोशनल EMF? तो अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाती हैं तो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से जो EMF इंड्यूस होगा उसी को हमने क्या नाम देना है? मोशनल ईएमएफ का नाम देना है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके लिए हमें दो कॉपर रेल्स चाहिए। हमारे पास ये दो कॉपर रेल्स हैं, एक ये हमारे पास कॉपर रेल आ गई और ये हमारे पास दूसरी कॉपर रेल आ गई। अब ये हमारे पास दो कॉपर रेल्स हैं और इन दो कॉपर रेल्स के ऊपर हमने एक कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास L है। तो L लेंथ का एक कंडक्टर हमने इन दो कॉपर रेल्स पर प्लेस कर दिया और यहां पर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां क्या चीज है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडक्टर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमने इस मोशनल ईएमएफ को स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो कॉपर रेल्स, उसके ऊपर हमने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है? L है। अब जाहिर सी बात है, अगर इस कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा। अब उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए है एक गैल्वानोमीटर। तो ये हमने गैल्वानोमीटर जो है इधर कनेक्ट कर दिया। तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने से ये A B C D A, ये हमारे पास एक क्लोज लूप बन गई A B C D A। तो अब वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो इस कंडक्टर में क्या होगा? इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा? सो बच्चों, मोशन ऑफ कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को मूव कराएंगे, एज कंडक्टर मूव टूवर्ड्स राइट, हम इसको राइट की तरफ मूव करवाते हैं, टूवर्ड्स राइट। जब ये कंडक्टर राइट की तरफ मूव करता है विद वेलोसिटी v, अगर ये कंडक्टर किसी वेलोसिटी v से राइट की तरफ मूव करता है तो यकीनन कंडक्टर में चार्जेस भी मौजूद हैं। तो अगर इसमें चार्जेस भी मौजूद हैं तो वो चार्ज भी मूव करेंगे। जब ये चार्ज किसी वेलोसिटी v से मूव करेंगे देन इन पर जो फोर्स एक्ट करेगी, देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q इन कंडक्टर, तो इस कंडक्टर में मौजूद जो चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास होगी F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, जो हम पीछे चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं।
तो जब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से मूव करवाएंगे तो इस कंडक्टर में मौजूद चार्जेस भी v वेलोसिटी से मूव करेंगे। और जब भी आप चार्जेस को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस होती है। अब ये फोर्स किस पर एक्सपीरियंस होगी, चार्जेस पर। किस पर एक्सपीरियंस होगी, चार्जेस पर। तो इस कंडक्टर के लोअर एंड से चार्जेस को लिफ्ट करेगी ये जो फोर्स है, राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम इस फोर्स को डिटरमाइन करते हैं तो इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आती है हमारे पास वो क्या आती है, ए से बी। डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास, ए से बी। तो यहां से ए एंड से चार्जेस को ये मैग्नेटिक फोर्स लिफ्ट करेगी बी एंड पर। इससे होगा ये कि हमारे पास एंड बी पर एक्सेस ऑफ चार्जेस और एंड ए पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस। तो दिस फोर्स, अच्छा इसके अलावा ये देखें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास कंडक्टर की वेलोसिटी है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तो यहां से F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 हो जाएगा। साइन 90 हमारे पास 1 होगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी वो किसके बराबर होगी, क्यू वी बी पर। तो ये जो फोर्स है इन चार्जेस पर मूव कर रही है तो दिस फोर्स लिफ्ट द चार्जेस, दिस फोर्स लिफ्ट द चार्जेस, lift the charges from lower end to upper end, lower end to upper end। तो ये फोर्स क्या करेगी, चार्जेस को लोअर एंड से उठाएगी अपर एंड पर लेकर जाएगी, जिससे लोअर एंड पर हमारे पास लो पोटेंशियल क्रिएट होगा, बी पॉइंट पर अपर एंड पर हमारे पास हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड हो जाएगा इस कंडक्टर के क्रॉस। ये जो कंडक्टर है आपके पास, इसके दोनों एंड्स, लोअर एंड और अपर एंड, these two ends behave as the two terminals of battery। तो ये जो आपके पास एंड ए जो कि डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, एंड बी जो कि एक्सेस ऑफ चार्ज, एंड ए को हमने लो पोटेंशियल का नाम दिया, एंड बी को हमने हाई पोटेंशियल का नाम दिया। तो अब ये जो कंडक्टर होगा इसके दोनों एंड्स जो हैं ये इस तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से कि बैटरी के दो हमारे पास टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। अब यही कंडक्टर जो है आपके पास सोर्स ऑफ करंट है, यही कंडक्टर जो है, इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। इसी ईएमएफ को हमने मोशनल ईएमएफ का नाम दिया है। अब हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जब ये एंड ए और एंड बी, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास है वी बी माइनस वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया है, वी बी माइनस वी ए। और किस वजह से आया है, मोशन ऑफ कंडक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आपके पास मोशनल ईएमएफ है। तो ये जो आपके पास मोशनल ईएमएफ है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यही इस डेल वी के बराबर है। तो मोशनल ईएमएफ किसके बराबर है हमारे पास, ई के बराबर है। अब बच्चों यहां एक और चीज हमारे पास जो है वो सामने आई है कि जब हमारे पास फोर्स एक्ट हुई है, मैग्नेटिक फोर्स लोअर एंड से अपर एंड, तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, हाई पोटेंशियल। ये हमारे पास क्या बन गया, लो पोटेंशियल। तो हाई से लो की तरफ एक और फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट फ्रॉम बी टू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बी से ए की तरफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ है वो है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। एक रिलेशन आपके पास ये है मैग्नेटिक फोर्स का,
ये रिलेशन आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है बी टू ए, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है ए टू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, हम बोलते हैं उसको इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं आप। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स बी टू ए एक्ट कर रही है, टॉप टू बॉटम एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स बॉटम टू टॉप एक्ट कर रही है, नीचे से ऊपर एक्ट कर रही है, तो इस तरह से क्या होगा, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो बी ए से बी की तरफ कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, ना ही बी से ए की तरफ कोई चार्ज आ सकेगा। इस सूरत हाल में होगा क्या? तो इस सूरत हाल में एट बैलेंस कंडीशन, यहां से हम थोड़ी सी डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है क्यू वी बी। तो यहां से हम Q से Q को कैंसिल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी बी के बराबर हो गया। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल वी बाई डेल आर। अब जो डेल आर आपके पास जो सेपरेशन है, उसको हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर L से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? L से। तो इस डेल आर की बजाय हम यहां पर लिखेंगे L। और ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या चीज है आपके पास? मोशनल ईएमएफ। तो डेल वी की बजाय हम क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। तो यहां पर हम E लिखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस E ओवर L, दैट इज इक्वल टू वी बी, या इस L को इधर ले जाएं तो माइनस E इज इक्वल टू वी बी एल। अब यहां से आप इस माइनस को भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास बन गया E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, माइनस वी बी एल। तो ये है बच्चों आपके पास मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ, मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ। ऐसा मैक्सिमम तब था क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में हमने इस डायग्राम में देखा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या थे? परपेंडिकुलर थे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने की वजह से मैक्सिमम फोर्स हमारे पास आई है। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर हो। अगर हमारे पास इफ थीटा इज एंगल, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई एंगल है थीटा, तो उस केस में हम इस मोशनल ईएमएफ को लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो फिर आपके पास मोशनल ईएमएफ का ये रिलेशन आता है E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट, मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन आपने कर ली। अब हमारा जो असल सवाल है वो ये है कि हाउ द स्टडी करंट फ्लो ड्यू टू दिस कंडक्टर। अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, तो हमारे इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से किस तरह से मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, किस तरह से हम चाहते हैं कि इस क्लोज लूप में से स्टडी करंट फ्लो करे, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा। तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास, देखिए इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, जैसे ही आपके पास क्या होगा कि एक कंडक्टर जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, वही आपके पास दो कॉपर रेल्स आ गई, एक ये कॉपर रेल आ गई, ये कॉपर रेल आ गई आपके पास, इसके ऊपर आपने कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, ये कंडक्टर प्लेस कर दिया, इधर आपने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, जो अभी हमने बताई है कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब बच्चों इसको आपने नाम दिया है ए बी सी डी ए का।
तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है बॉटम टू टॉप और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है टॉप टू बॉटम। और बैलेंस कंडीशन पर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं। जब बैलेंस कंडीशन पर दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ भी कोई भी चार्ज बॉटम टू टॉप नहीं जाएगा, ना टॉप टू बॉटम आ सकेगा। देखिए ये जो आपके पास बी है ये हाई पोटेंशियल है, यहां पर आपके पास एक्सेस ऑफ चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस चाहते हैं हम कहां पर आए, इस ए पर आए, जहां पर डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस है, जहां पर लो पोटेंशियल है, तो ये बी से ए की तरफ आना चाहते हैं, जबकि मैग्नेटिक फोर्स इन्हें ए से बी की तरफ लेकर जा रही है। शुरू में तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा थी, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं थी। जैसे जैसे चार्जेस जो है वो अपवर्ड मूव करते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती गई। एक स्टेज ऐसी आई कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, इक्वल हो गई। अब वो चार्ज भी चाहता है कि मैं कहां जाऊं, ए पर आऊं, लेकिन वो ए से बी की तरफ नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा, कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगा। वो चार्ज मूव करेगा बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए पर आएगा। तो जैसे ही वो चार्ज मूव करता हुआ क्या करेगा, जैसे ही वो चार्ज मूव करता हुआ इस बी से ए पर वापिस आएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो नीचे से बी से ए की तरफ एक चार्ज आया, पोटेंशियल कम हो गया। जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स फिर चार्ज को ऊपर लेकर जाएगी। वो चार्ज फिर से बी सी डी ए वाला रास्ता लेकर आएगा, ए पर मैग्नेटिक फोर्स फिर उस पर एक्ट करेगी, वो फिर ए पर आएगा, वो फिर बी पे जाएगा चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा कि मुसलसल वो चार्ज दौड़ता रहेगा, मुसलसल मैग्नेटिक फोर्स उसे ए से बी की तरफ लेकर जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो बी से ए की तरफ आ जाएगा। अगर हम इस कंडक्टर को मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते रहेंगे तो उससे होगा ये कि मुसलसल कंटिन्यूअस करंट इस क्लोज लूप में से फ्लो करता रहेगा। तो ये है जो आपके पास मोशनल ईएमएफ, कि अगर हम चाहते हैं कि मुसलसल स्टडी करंट जो है वो फ्लो करता रहे तो हमें इस कंडक्टर को मुसलसल कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, एक दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे केस 1 है आपके पास, अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हों, अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एंटी पैरेलल हों तो उस केस में माइनस वी बी एल साइन 0 लिखेंगे या फिर माइनस वी बी एल साइन 180 लिखेंगे। तो हमारे पास साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इन दोनों केसेस में नो ईएमएफ इंड्यूस, इन दोनों केसेस में नो ईएमएफ इंड्यूस, मतलब कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो स्टार्ट में हमने ये देख लिया था कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, जब हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ। अगले तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ को डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एवरेज ईएमएफ induces in n conducting loops is equal to average rate of change is equal to rate of change of flux, बल्कि यहां पर आएगा is equal to negative rate of change of flux, negative rate of change of flux। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं E is equal to माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूसेस इन एन कंडक्टिंग लूप
is equal to negative rate of change of flux, negative rate of change of magnetic flux, that is called Faraday law of electromagnetic induction. अब इस फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने प्रूव करना है, मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली भी देखना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल कॉपर रेल्स हैं। एक हमारे पास ये कॉपर रेल आ गई, दूसरी हमारे पास ये कॉपर रेल आ गई। तो ये दो कॉपर रेल्स हैं हमारे पास। इन दो कॉपर रेल्स के ऊपर हमने यहाँ पर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास L है, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास L है उसे प्लेस किया हुआ है। और यहाँ मौजूद है, यहाँ हमने यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और अब देखिए इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए हम यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर लगाते हैं। ये हमारे पास आ गया एक गैल्वानोमीटर। तो सपोज करते हैं कि शुरू में ये कंडक्टर जो है ये ए पोजीशन पर मौजूद है। शुरू में ये कंडक्टर कहाँ पर है? ए पोजीशन पर मौजूद है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? x1। हम इसे ए से दूसरी पोजीशन बी पर लेकर जाते हैं। ये हमारे पास ए पोजीशन, ए से बी पोजीशन तक लेकर जाते हैं। डेल टी टाइम के अंदर इसे ए से बी पोजीशन x2 पोजीशन पर लेकर आते हैं। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है डेल x, वो हमारे पास होगा x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 इसके बराबर है। ये आपके पास क्या है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो हमने जो वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मोशनल ईएमएफ अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ के मुताबिक जो मैक्सिमम ईएमएफ था वो था V इज इक्वल टू माइनस VBL। किसके बराबर था? माइनस VBL। यहाँ वेलोसिटी का ये आप डेल एक्स बाई डेल टी पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस, इसकी बजाय लिखते हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू BL। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। हम इसको लिखते हैं B माइनस बी इंटू डेल एक्स इंटू L डिवाइडेड बाय डेल टी। अगर आपके पास ये लेंथ है तो ये जो आपके पास क्लोज लूप है इसकी ये विड्थ है। तो इसका मतलब ये जो डेल एक्स है ये हमारे पास क्या बना? चेंज इन विड्थ। ये क्या चीज बन गई हमारे पास? चेंज इन विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डेल एक्स इंटू एल दैट इज इक्वल टू डेल ए, ये हमारे पास चेंज इन एरिया के बराबर है। ये जो इस क्लोज लूप का एरिया जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है? डेल एक्स इंटू एल, इसके बराबर है। तो आप इसकी बजाय क्या पुट करेंगे? माइनस वी बी डेल ए बाय डेल टी। तो माइनस बी डेल ए बाय डेल टी, ये आपके पास आ गया ईएमएफ ई। इसके बाद हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है आपके पास? दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, एरिया चेंज हो तो भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या एरिया के चेंज होने से दोनों केसेस में चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो इट्स मीन ये जो आपके पास बी डेल ए है ये आपके पास है चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसकी बजाय हम लिखते हैं देन इसी रिलेशन को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। ये आपके पास ये जो आपने एक सिंगल लूप कंसिडर की है जिसे हम ए बी सी डी का नाम दे देते हैं। तो ये एक सिंगल लूप के लिए आपके पास जो ईएमएफ है वो है आपके पास E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। लेकिन अगर हम एक कॉइल यूज करते हैं
कॉइल कंसिस्ट ऑफ n लूप्स। कॉइल में तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, n लूप्स बनती हैं उसकी। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास n कंडक्टिंग लूप्स होंगी तो n कंडक्टिंग लूप्स के लिए आपके पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहां पर लिखते हैं फॉर n कंडक्टिंग लूप्स, फॉर n कंडक्टिंग लूप्स, n कंडक्टिंग लूप्स के लिए आपके पास जो एवरेज ईएमएफ आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी, माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। तो जो हमने शुरू में जो डेफिनेशन की थी फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, वो हमने प्रूव कर दी कि आपके पास जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एन कंडक्टिंग लूप्स के अंदर वो किसके बराबर है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ईएमएफ है डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं उसकी मोशन को बढ़ा के, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है, ये क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन जो है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ईएमएफ, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ opposes the rate of change of flux, rate of change of flux। तो नेगेटिव साइन जो है वो ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन माइकल फैराडे ने नहीं दी, बल्कि माइकल फैराडे ने जस्ट नेगेटिव साइन का हमें इतना बता दिया कि ईएमएफ जो है ये चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगी, ईएमएफ अपोज कर रही है उसे, जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सबसे पहले लेंज़ेस लॉ की हम डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज लेंज़ेस लॉ। और लेंज़ेस लॉ ने हमें किस चीज के बारे में बताया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो माइनस का साइन था, हमने जब फैराडे लॉ को पढ़ा तो हमारे पास फैराडे लॉ के मुताबिक, डेफिनेशन से पहले हम ये देखते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो हमारे पास था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। और यहाँ इस माइनस के बारे में ये बताया था माइकल फैराडे ने कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करती है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। अब इस चीज के बारे में हम एक फिजिस्ट साइंटिस्ट जिसका नाम है हेनरिच लेंस ने बताया कि ये जो आपके पास नेगेटिव का साइन है ये असल में हमें क्या बताता है। इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसकी डेफिनेशन भी करते हैं और इस तरह से करेंगे डेफिनेशन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट always opposes the cause that produce it। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उसको अपोज करती है, उसकी मुखालफत करती है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस करंट है वो किस वजह से है, वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से है। और इंड्यूस ईएमएफ किस वजह से है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस केस में जो आपके पास इंड्यूस करंट है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन है,
इसका मतलब ये जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज किस तरह से करेगी, मतलब कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड वो ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक लिमिट से बढ़ने देगी ना ही कम होने देगी। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से रोकेगी, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेंगे तो यही डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कम होने से रोकेगी। अब किस तरह से ऐसा होगा, देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक कॉइल है, ये कॉइल है और इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर के साथ ताकि हम चेक कर सकें कि आया कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से करंट होगा और करंट से ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और वही डिफ्लेक्शन इस बात का प्रूव होगा कि हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास देखिए ये है आपके पास एक बार मैग्नेट, ये आपके पास आ गया एक लॉन्ग बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और हम क्या काम करते हैं, हम इस मैग्नेट को पुश करते हैं। हम मैग्नेट को क्या करते हैं, पुश करते हैं। किस तरफ पुश करते हैं, इस कॉइल की तरफ हम मैग्नेट को पुश करते हैं इस डायरेक्शन में। जब हम इस मैग्नेट को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो इस क्लोज लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से फिर करंट फ्लो करेगा, और उस करंट की वजह से हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास ये है करंट की डायरेक्शन। अगर ये आपके पास करंट की डायरेक्शन बन रही है तो उस हिसाब से हम राइट हैंड रूल यूज करें तो उस हिसाब से आपके पास यही आपके पास जो लूप है, इट बिहेव एज अ मैग्नेट हैविंग वन नॉर्थ एंड अदर साउथ पोल। ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग है तो इसका मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस क्लोज कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक अंगूठा रखेंगे कॉइल पर और ये जो उंगलियां होंगी ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेंगी। इसका मतलब कि जब हम मैग्नेट को पुश करेंगे तो लूप में से फ्लो करने वाला एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यहां पर ये जो सिमिलर पोल्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं दोनों साइड पर, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। तो सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको पुश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पुश करने से यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़े, इंड्यूस ईएमएफ बढ़े, करंट बढ़े, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की वजह से, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है कि इस चेंज ऑफ फ्लक्स को वो मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रही है। मतलब हम चाहते हैं मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल में से ज्यादा गुजरें, लेकिन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल है वो क्या चाहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से ना गुजरें, ये उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। देखिए जो इंड्यूस करंट किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, इसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके अंदर मैग्नेटिक इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से। लेकिन अब इसी करंट की जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है उसी की डायरेक्शन को देखते हुए जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रही है। मतलब हम चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने से रोक रही है। अब हमने तो यही पढ़ा है कि चाहे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएं चाहे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करें, हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए है।
हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर हम दूसरे केस में एक और काम करते हैं कि यही जो आपके पास कॉइल है जिसे आपने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इस कॉइल को बजाय इसके कि हम इसको पुश करें, हम इसको पुल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको पुल कर लेंगे। तो आपके पास ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, अब जाहिर सी बात है जब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को पुल करने की बजाय हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुल करने की बजाय हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, इसको वापस लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको पुल करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो आपके पास कॉइल है, इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो आपके पास जो रेट ऑफ फ्लक्स है ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो तो करंट की डायरेक्शन और होती है, जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो करंट की डायरेक्शन और होती है। मतलब इंक्रीजिंग के केस में एक डायरेक्शन और डिक्रीजिंग के केस में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे यहां पर अगर आपके पास इस केस में जब आपने मैग्नेट को पुश किया है तो मैग्नेट को पुश करने से इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ है। तो अब जब आप इस मैग्नेट को पुल करेंगे, मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर जाएंगे, तो अब इसमें फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उस डिक्रीज ऑफ फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और उस करंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज बनेगी। वो डायरेक्शन क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। अब इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से वही तरीका है हमारे पास, राइट हैंड रूल वाला, करंट की डायरेक्शन पर थंब रखेंगे और आपके पास ये बनेगा इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा था हमने, करंट कैरिंग कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा था। हमने कहा था करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। तो जब कॉइल में से करंट गुजरेगा, अब इस कॉइल में से जो करंट गुजरा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। अब ये बन गया है आपके पास कौन सा पोल, साउथ पोल, और ये बन गया है आपके पास कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। तो अब हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। जब हमने इसको पुश किया था तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल नॉर्थ के सामने आ गया था और सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन हुई थी करंट की डायरेक्शन से, चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन इस फ्लक्स को बढ़ने से रोकती है। अब जब हमने इसको पुश किया है तो इस करंट कैरिंग कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो गई। अब हम चाहते हैं मैग्नेट को पुल करें, लेकिन ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये क्या चाहती है, ये अट्रैक्ट करती है, ये कहती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो। तो ये नॉर्थ पोल आ गई, ये साउथ पोल आ गया, ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से जब हमारे पास यहां पर ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उस फ्लक्स को कम करने से रोक रही है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उस फ्लक्स को बढ़ने से रोक रही है। इसीलिए हम कहते हैं, लेंज़ेस लॉ को डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ induced current, direction of induced current opposes the cause that produce it, it opposes the cause that produce it, direction of induced current opposes the cause that produce it। मतलब आपके पास वो जो इंड्यूस करंट है वो किसकी वजह से है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है। तो अब उसी की डायरेक्शन क्या कर रही है, उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रही है। मतलब करंट जिस वजह से है, जिस वजह से करंट इंड्यूस हुआ है, जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसी को अपोज कर रही है, उसी की मुखालफत कर रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास
लेंज़िस लॉ उसकी डेफिनेशन जिसमें हमने देखा है कि जब हम मैग्नेट को पुश करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजिस द पुश, जब हम यहाँ पर मैग्नेट को पुल करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजिस द पुल। तो दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज करती है। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वो ये है कि लेंज़िस लॉ इज अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़िस लॉ is accordance to law of conservation of energy। तो लेंज़िस लॉ जो है दैट इज अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन में तो एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है, मतलब जितना हम बॉडी पर वर्क करते हैं उतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, या जितना हमने वर्क किया है उतना वो बॉडी वर्क करने की एबिलिटी रखती है। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। अब हमने इसको देखना है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये लेंज़िस लॉ में कहाँ एप्लीकेबल है। जो आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अरेंजमेंट पढ़ी थी, हम दो कॉपर रेल्स लेते हैं, ये हमारे पास दो कॉपर रेल्स, एक ये आ गई और दूसरी हमारे पास ये आ गई। तो ये दो आपने पैरेलल कॉपर रेल्स जो हैं वो ले ली और उसके ऊपर आपने प्लेस किया था एक कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसकी जो लेंथ थी आपके पास वो कितनी थी, एल लेंथ आपके पास थी उस कंडक्टर की, उसे आपने दो कॉपर रेल्स पर प्लेस कर दिया था। वहां मौजूद थी यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इधर भी होगी यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है, यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। हमने इस कंडक्टर को मूव करवाया था और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ था। अब यहां पर हम एक गैल्वानोमीटर जोड़ते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास क्लोज लूप। ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोज लूप। अब हम इस कंडक्टर पर फोर्स लगाते हैं, हमने इस कंडक्टर पर फोर्स लगाई और इस कंडक्टर को हमने v वेलोसिटी से राइट की तरफ मूव करवाया। v वेलोसिटी से क्या किया हमने, राइट की तरफ मूव करवाया। जब हमने इसको राइट की तरफ मूव करवाया तो क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ और उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ और अब ये जो कंडक्टर हुआ आपके पास ये बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कौन सा कंडक्टर बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको यहां पे देख लेते हैं तो ये आपके पास बन गया एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टर हमने इधर बना दिया है, ये हमारे पास बन गया है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बात वही आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इस करंट कैरिंग कंडक्टर की हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन आती है, करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास आ गई एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो सारी अरेंजमेंट है ये कहां पर मौजूद है, ये जो क्रॉस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पर हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टूडेंट आप देखें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब जिस साइड पर एरोस की डायरेक्शन सेम है, जैसे इधर एरोस की डायरेक्शन सेम है तो इधर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इधर दोनों एक दूसरे को
कैंसल कर रही हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, वीक मैग्नेटिक इफेक्ट, इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, इधर वीक मैग्नेटिक इफेक्ट, और फोर्स एक्ट करेगी इस कंडक्टर पर स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ। जो इस पर आप मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो किस तरफ एक्ट करेगी, वीक, स्ट्रॉन्गर से वीकर। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर को यहां से हमने जब यहां मूव करवाया है, यहां हम ले आए हैं इस कंडक्टर को, तो हुआ ये है कि इस कंडक्टर पर अब क्या लग रही है, अब इस पर एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ड्यू टू द interaction of magnetic field of current carrying conductor and magnetic field of magnet। उस इंटरेक्शन की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। वो फोर्स उस कंडक्टर को हमने उसे जिस पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया था उसी पोजीशन पर वापस ला दी। मतलब हमने इस पर, इसको अगर ए का नाम देते हैं, बी का, अगर हमने इसको ए से बी तक ले जाने में जितनी फोर्स लगाई है उतनी ही फोर्स उसमें स्टोर हुई, और वो फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है जो उस कंडक्टर को दोबारा उसकी पोजीशन पर वापस लाती है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही काम हो गया कि जितना बॉडी पर हमने वर्क किया है उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हुई और उतनी ही एनर्जी से उसने वर्क किया, दोबारा उतनी वर्क करने की एबिलिटी रखी, कंडक्टर को जहां से डिस्प्लेस करवाया वहीं बॉडी को वापस ले आई। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लेंज़ेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी दे के इसे हमने ए से बी की तरफ भेजा, उतनी ही एनर्जी से उतनी ही वर्क करके ये बी से ए पर आ जाता है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो यहां पर आपके पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबी करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती। असल में होता यह है कि जब ये कंडक्टर वापस आएगा, जब ये कंडक्टर क्या करेगा, बी टू ए वापस आएगा, इस कंडक्टर पर, ये जो हमने कंडक्टर ऐसे बनाया है लदा से, तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यही कंडक्टर है आपके पास, यही कंडक्टर है, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या हुआ कि इसमें से फ्लो करने वाले करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन गई हमारे पास, क्लॉकवाइज। अब क्या बन गई, क्लॉकवाइज। और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ये देखें, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो यहां आप एक दूसरे की हेल्प करेंगी और यहां दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अब जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में। मतलब पहले जो कंडक्टर था उस कंडक्टर को जब आपने v वेलोसिटी से मूव करवाया a से b, तो जितना वर्क किया उतनी एनर्जी स्टोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, उनका इंटरेक्शन हुआ और कंडक्टर को वो क्या करता है, b से a की तरफ लाता है। अब जब b से a की तरफ ला रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अब डिक्रीज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी और उससे इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी वो भी चेंज हो जाएगी। वो फिर से कंडक्टर को क्या कराएगी, ए से बी की तरफ मूव करवाएगी। तो कंडक्टर को हमने पहले ए से बी मूव करवाया, मैग्नेटिक फोर्स की इंटरेक्शन से वो बी से ए की तरफ आया, अब फिर ए से बी जाएगा, बी से ए, तो ये खुद ब खुद ही कंडक्टर ए से बी और बी से ए मूव करना शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगा सेल्फ परपेचुअल सिस्टम। अब ये ऐसा सिस्टम बन गया जिसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही मूव कर रहा है। तो इट बिकम, तो जब ये केस सामने आएगा तो क्या होगा, इट बिकम सेल्फ परपेचुअल सिस्टम, सेल्फ परपेचुअल सिस्टम। ये सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाएगा। यहां पर होगी वायलेशन, दैट इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायलेशन होगी। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई बॉडी जो है वो खुद बेखुद ही मूव करना शुरू हो जाए। तो ये तो सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन गया। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास की जो लेंजिस लॉ था इसमें आपने दो बातें पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ा कि किस तरह से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मैग्नेट की पुल और पुश को अपोज करता है। दूसरा फिर हमने देखा कि ये जो लेंजिस लॉ है ये किस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और किस तरह से ये सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाता है। चैप्टर 15 नेक्स्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये बच्चों हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और म्यूचुअल इंडक्शन में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज। डेफिनेशन में phenomena of changing current in one coil induces EMF in another coil. तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि एक कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करेंगे और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने देखना ये है कि किस तरह से हम एक कॉइल में करंट चेंज करें और दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके लिए बच्चा हमें दो कॉइल्स की जरूरत होगी। जैसे ये हमने एक कॉइल कंसीडर कर ली है, ये हमारे पास एक कॉइल आ गई। इस कॉइल को एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो आपके पास ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट को यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसी तरह से एक दूसरी कॉइल है आपके पास, ये एक दूसरी कॉइल है। इस कॉइल को आपने जस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कॉइल जिसको आपने एक स्विच, एक बैटरी और एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इस कॉइल को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का। क्या नाम देते हैं इसको? प्राइमरी कॉइल का। और दूसरी कॉइल जिसको आपने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कॉइल। आपके पास दो कॉइल्स हैं, एक आपके पास प्राइमरी कॉइल है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी कॉइल है। हमने देखना यह है कि किस तरह से हम प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। ये क्या बन जाएगी आपके पास? करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी। अगर बच्चों ये आपके पास करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। करंट कैरिंग कॉइल किस तरह से बिहेव करती है? एज अ बार मैग्नेट। तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपके पास साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल है उसमें से भी गुजरेंगी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ऐसी कॉइल जिसमें n टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स है, तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हमने ES से रिप्रेजेंट किया। तो बात क्या हुई है कि यहां जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या हुआ? ये करंट कैरिंग कॉइल बन गई। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल बनेगी तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और सेकेंडरी कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो हमने देखा कि अगर यहां से ये जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट की मदद से हम इस प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी। सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसी सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका सबूत हमें इस गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन से मिलेगा। ओके जी, अब सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी में जो आपके पास करंट है, मतलब यहां पे लिखते हैं करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी कॉइल is proportional to flux in secondary coil, flux in secondary coil। या फिर आप यहां पर शुरू में जो है फ्लक्स लिख दें, इधर लिख दें कि फ्लक्स जो है वो, बल्कि ये सारी स्टेटमेंट हमें चेंज करनी पड़ेगी। जो फ्लक्स है आपके पास ये डिपेंड कर रहा है करंट पर, इस पे डिपेंड कर रहा है करंट पर। फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज proportional to करंट इन प्राइमरी। क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेंगी तो फिर ही फ्लक्स होगा। इसका मतलब प्राइमरी करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी। और अगर हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ns नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? ns नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इस प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा MIP इज इक्वल टू NS phi S, NS इज इक्वल टू NS phi S। यहां पर जो M है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, M क्या है आपके पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट है ये क्या है हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है आपके पास? ये M म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसकी डिपेंडेंस देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M। बच्चों सबसे पहले ये डिपेंड करता है आपके पास कि दोनों कॉइल्स, हम ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल यूज कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स। तो टू कॉइल्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं? पहली इनकी डिपेंडेंस। दूसरा आपके पास है कि इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल। तीसरा फैक्टर जो है वो है आपके पास क्लोजनेस बिटवीन टू कॉइल्स। टू कॉइल्स में क्लोजनेस कितनी है? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स एक दूसरे से कितनी दूर है? और चौथा आपके पास है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। हम ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है इनके बीच में अगर कोई आयरन कोर या कोई सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की कोर इस्तेमाल करते हैं तो वो नेचर उसकी क्या है? आया कि कोई सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जैसा कि आयरन है, या फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जैसा कि स्टील है, या हमने कोई इंसुलेटिंग मीडियम उसकी कोर में प्लेस किया हुआ है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें, इसी रिलेशन को यहां से अरेंज कर दें, ये जो आपके पास EMF इन सेकेंडरी, EMF इन सेकेंडरी दैट इज इक्वल टू, इस डायल को लिखते हैं शुरू में ऐसे, और इधर आ जाएगा NS phi S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और ये जो NS phi S है ये किसके बराबर है? MIP। किसके बराबर है? MIP। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ES इज इक्वल टू डेल
एम आई पी बाय डेल टी, एम आई पी बाय डेल टी। तो यहां से ये डेल एम क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आपके पास एम शुरू में आ जाएगा और ये डेल आई पी बाय डेल टी, डेल आई पी बाय डेल टी। ये बच्चों आपके पास क्या है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन ऐसे ही की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू एवरेज ईएमएफ induced in secondary, average EMF induced in secondary, that is called mutual inductance, induction। ये हमारे पास क्या है, mutual induction है। इसमें बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस mutual induction का यूनिट क्या है, mutual induction का हमारे पास यूनिट क्या है। देखें इसी रिलेशन से आप इस m की वैल्यू निकालें तो m that is equal to EMF secondary divided by rate of change of current in primary। इस हिसाब से ये EMF है, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट। करंट का हमारे पास यूनिट होता है एम्पेयर, टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकंड। तो ये तो हमारे पास बन रहा है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। क्या बन रहा है ये, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर बन रहा है। और ये जो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है ये बराबर होगा हेनरी के। ये हमारे पास क्या होगा, किसके बराबर होगा, हेनरी के। तो हेनरी किसका यूनिट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। हेनरी किसका यूनिट आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके पास क्या है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, और ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो ई एस बाय डेल आई पी डेल टी है, तो दोनों का रेशियो है। तो हम यहां पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ EMF induced in secondary, EMF induced in secondary to the rate of change of current in primary, rate of change of current in primary called, इसे क्या कहेंगे हम, called mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो सेकेंडरी के अंदर एवरेज ईएमएफ आया है उसका और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका हम रेशियो लेकर म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, वो है हेनरी। यूनिट आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू हेनरी। इसका यूनिट क्या है, हेनरी। अगर हमें कहा जाए कि हेनरी को डिफाइन करें, तो हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है कि वोल्ट किसमें है, सेकेंडरी में, और करंट एम्पेयर बाय सेकंड ये किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी में। अगर आपके पास 1 एम्पेयर पर सेकंड से करंट चेंज हो प्राइमरी कॉइल में, तो 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, जो बराबर होगा 1 हेनरी के। किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के। इफ इसको यूं डिफाइन करेंगे हेनरी को, अगर हेनरी की डेफिनेशन लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे इफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, बल्कि यहां से स्टार्ट करते हैं, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, इफ
rate of change of current, if rate of change of current in primary is, क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी? 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर हम 1 सेकेंड के अंदर 1 एम्पियर करंट चेंज कर रहे हैं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन EMF induced in secondary, then 1 volt of EMF induces in secondary, that is equal to 1 Henry, that is equal to 1 हेनरी। कि अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड से करंट चेंज हो तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? 1 हेनरी। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सो फेनोमेना ऑफ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल, changing current in a coil induces EMF in itself is called self induction, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? अगर एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो, ये है सेल्फ इंडक्शन। पीछे हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन में कि हमारे पास 2 कॉइल्स थी, प्राइमरी के अंदर हम करंट को चेंज करते थे, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। अब ना हमारे पास प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, बल्कि हमारे पास एक सिंगल कॉइल है। तो इस एक सिंगल कॉइल के अंदर आपने करंट को चेंज करना है। जब आप उस कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक स्विच से, एक बैटरी से और एक यहां पर मौजूद है रियोस्टेट जिसकी मदद से हमने क्या करना है? करंट को चेंज करना है। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया रियोस्टेट। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये कॉइल हमारे पास बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। स्विच ऑन करने से क्या होगा? कॉइल जो है ये बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल, और जब ये करंट कैरिंग कॉइल बनेगी तो करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास कुछ इस किस्म की होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साइड से स्टार्ट होगी, दूसरी साइड पर एंड होगी। नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पर एंड हो जाती हैं। तो यही आपके पास जो कॉइल होगी, इस कॉइल में जिसमें से करंट गुजर रहा है, अब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to Faraday law of electromagnetic induction, क्या था आपके पास? EMF is equal to minus n del phi by del t। तो म्यूचुअल इंडक्शन में यहां पर हमने S लिखा था, वो किसको रिप्रेजेंट करता था? सेकेंडरी को। तो इसका मतलब अब आपके पास सिंगल कॉइल है तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई रोला नहीं है। तो EMF is equal to minus n del phi by del t। अब इसी कॉइल के अंदर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स जो है इस कॉइल के अंदर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इस कॉइल में से करंट गुजरेगा उतना ही ज्यादा इसमें फ्लक्स होगा। तो बच्चों यहां से अगर आपके पास कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n फाई प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो n फाई इज इक्वल टू l i। तो ये जो l है यहां पर
ये है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस। एल हमारे पास क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। यहां से एल की वैल्यू निकालें तो एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई, एल फाई ओवर एन फाई ओवर आई। यहां हम इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरे नंबर पर आपके पास है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल कि आपके पास इस कॉइल की कोर के अंदर कौन सा मटेरियल है। आमतौर पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए इस कॉइल की कोर के अंदर एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आयरन हमारे पास एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये जो आपके पास एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे। ये जो आपके पास स्टार्ट में आपने जो रिलेशन लिखा था E इज इक्वल टू एन डेल फाई बाई डेल टी। ओके जी, इस डेल को आप लिखें शुरू में तो आपके पास आ जाएगा एन फाई बाय डेल टी। और ये जो एन फाई है ये किसके बराबर है? एल आई के। तो डेल एल आई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब क्योंकि हमारे पास ये जो डेल है ये चेंज है, और चेंज कौन सी चीज हो रही है? करंट। तो हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू एल डेल आई बाय डेल टी, इज इक्वल टू डेल आई बाय डेल टी। यहां पर जो नेगेटिव का साइन है हम यहां पर नेगेटिव का साइन भी यूज करेंगे, तो इस हिसाब से ये आपके पास आ गया E इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई बाय डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल, ये देखें ये क्या है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल। तो एक ही जिस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। यहां से हम इस L की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास L इज इक्वल टू E सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ओवर डेल आई बाय डेल टी। तो L इज इक्वल टू, इधर माइनस का साइन भी आएगा, L इज इक्वल टू माइनस E डेल आई बाय डेल टी। तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट रिलेशन आ गया। अब यहां से आप इस सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? ये आपके पास क्या है? एवरेज ईएमएफ। इस कॉइल के अंदर जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, डेल आई बाय डेल टी क्या चीज है? इस कॉइल के अंदर जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज हुआ है। तो हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल, average EMF induced in a coil to the rate of change of current, rate of change of current in that coil। तो उसी coil में जो rate of change of current है is equal to self inductance। तो ये किसके बराबर होगा? सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा, या आप इसको लिख सकते हैं इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसके यूनिट की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू ई एल डेल आई बाय डेल टी। तो बच्चों ये आपके पास ईएमएफ है, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। और डेल आई बाय डेल टी क्या है? डेल आई करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। और टाइम का यूनिट क्या होता है?
सेकेंड। तो इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, हेनरी। तो 1 हेनरी हमारे पास कब होगा, अगर हम 1 हेनरी को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 हेनरी हमारे पास कब होगा, हम कहते हैं कि अगर हम एक कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट चेंज करते हैं, if the rate of change of current is 1 ampere per second in a coil induces EMF of 1 volt in that coil। ठीक है, इसको डिफाइन करें। अगर हम इस हेनरी को डिफाइन करते हैं तो यहां पे लिखेंगे if rate of change of current, if rate of change of current is 1 ampere पर सेकेंड, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है हमारे पास 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन 1 वोल्ट ऑफ EMF, 1 वोल्ट ऑफ EMF induces in that coil, that is equal to 1 हेनरी। तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास 1 हेनरी के बराबर होगा। अगर हमारे पास एक कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट चेंज हो रहा है तो उसी कॉइल में 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे 1 हेनरी। ओके जी। अच्छा बच्चों, यही जो सेल्फ इंड्यूस EMF है, इसी सेल्फ इंड्यूस EMF को एक और नाम भी दिया जाता है, इसी सेल्फ इंड्यूस EMF को एक और नाम भी दिया जाता है, और वो नाम हमारे पास ये है सेल्फ इंड्यूस EMF, सेल्फ इंड्यूस EMF also known as बैक EMF। इस सेल्फ इंड्यूस EMF को हम क्या कहते हैं, इसको हम बैक EMF भी कहते हैं। अब क्यों बैक EMF कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सेल्फ इंड्यूस EMF है, ये किसी भी सर्किट के अंदर करंट को लिमिट प्रोवाइड करता है। अब ये करंट को लिमिट कैसे प्रोवाइड करता है, जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो ये बैक EMF की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो बैटरी के ऑपोजिट फ्लो करता है। मतलब बैक EMF क्या करती है, करंट को इंक्रीज होने से रोकती है, तो वही बैक EMF अपीयर होता है सर्किट के अंदर एज अ रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब करंट डिक्रीजिंग होगा, जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस बैक EMF की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये है कि अब करंट को कम नहीं होने देगा, एक लिमिट से कम नहीं होने देगा, तो करंट को एक लिमिट से ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। यही इंडक्टर, यही बैक EMF जो है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। मतलब इफ करंट इज इंक्रीजिंग, यहां पे 2 पॉइंट ऐड करते हैं, इफ current is increasing, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, then current due to back EMF, current due to back EMF is opposite to battery, या ब्रैकेट के हम लिखते हैं, ब्रैकेट में ट्राई टू डिक्रीज, उसको इंक्रीज होने से रोक रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। कब, जब करंट जो है वो एक लिमिट से बढ़ता है। इसी तरह से दूसरा pॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या होगा, इफ करंट इज डिक्रीजिंग, दूसरा पॉइंट आपके पास, इफ करंट इज डिक्रीजिंग, then current flow due to back EMF, is in the direction of battery। अब जिस तरह बैटरी का करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह भी बैक EMF की वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। मतलब पहले केस में जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो क्या करता है ये बैक EMF, उसको इंक्रीज होने से रोकता है, ऑपोजिट फ्लो करता है, मतलब उसके करंट की इफेक्ट को डिक्रीज करता है। इधर हमारे पास जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है
तो फिर क्या होता है कि बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो उसी बैटरी की डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट उस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है। तो हमने जो यहां से मेन जो समरी हासिल की है वो यही है कि बैक ईएमएफ प्रोवाइड लिमिट टू करंट, प्रोवाइड लिमिट टू करंट। बैक ईएमएफ क्या करता है? प्रोवाइड लिमिट टू करंट, मतलब बैक ईएमएफ ना तो करंट को एक लिमिट से बढ़ने देता है और ना ही एक लिमिट से कम होने देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।